जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास आज हम हमारे एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन की सीरीज के ग्रेविटेशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैंने पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देखो। उसके बाद मैंने एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन भी हर चैप्टर के करवा दिए हैं। इसके बाद बस हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज रहता है। ऐसे ही हमने 10th में करा है, ऐसे हमने 9th में करा है। सारी वीडियोस अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में अवेलेबल है चैनल पर, जाकर उन्हें देखो और बार बार देखो। अपना सिलेबस बार बार वहां से रिवाइज करो, एग्जाम की प्रिपरेशन करो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। चलिए जी, पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है, कहता है एमसीक्यू, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। के बारे में पहले थोड़ी बातें बता देती हूँ। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जब किसी बॉडी को फ्री फॉल गिराते हैं। इसकी वैल्यू, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू सेम नहीं है। सरफेस पर मैक्सिमम है, ऊपर आते हैं कम होती है, नीचे आते हैं कम होती है। सेंटर पर जी की वैल्यू 0 हो जाती, क्योंकि हमारी अर्थ की सरफेस जो है, हमारा अर्थ जो है वो सर्कुलर या हम कहें स्फेरिकल शेप में नहीं है। पोल्स होते हैं और इक्वेटर होते हैं। इक्वेटर पर रेडियस बड़ी है तो जी कम होता है, पोल्स पर रेडियस थोड़ी है तो जी मैक्सिमम होता है। ये सारी बातें आज की लेक्चर्स में बार बार आएंगी, इसलिए मैंने पहले ही झटके बता दी भाई, ये सारी बातें बार बार आएंगी। यहीं पे क्या बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, ये बात गलत है क्योंकि अब यही बताया गला अलग अलग है। लीस्ट ऑन पोल्स, ये बात गलत है क्योंकि मैक्सिमम होती है। कहता है नेग्लिजिबल ऑन इक्वेटर, मतलब जी पर मिनिमम होती है। ये बात मुझे ठीक लग रही है, ये बात मुझे ठीक लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चले भाई। आगे हमें पता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन। अब जी का फॉर्मूला जब हमने ड्राइव करा था, कैपिटल जी कैपिटल एम बाय में आर का स्क्वायर, तो जो स्मॉल जी है वो मास ऑफ अर्थ पे, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। अगर अर्थ की शेप और साइज अलग अलग है, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, रेडियस बदल रही है, हाइट बदल रही है, तो हमारी जी की वैल्यू बदल जाएगी। तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, कहीं पे भी स्मॉल एम नहीं है। मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, बॉडी के तो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, मतलब जिस चीज को गिरा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये ओनली मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन चलें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू व्हेन द मैंगो फॉल्स ऑन फॉल्स फ्रॉम अ मैंगो ट्री। मैंगो, कुछ भी गिरा लो भाई, इसने आम गिरा लिया, आम का सीजन है तो तुम सेब गिरा लो, तुम कुछ भी गिरा लो, तुम अखरोट गिरा लो, कुछ भी हम गिराएंगे तो वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, मतलब अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। क्या वो अर्थ को अपनी तरफ खींचता है? बिल्कुल खींचता है मैडम। अगर कोई बॉल नीचे गिरे तो बॉल भी धरती को खींचती है, धरती भी बॉल को खींचती है, क्योंकि आपको बताया था न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फिर मैडम हमें धरती ऊपर जाती हुई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, धरती ऊपर जाती हुई नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि धरती का मास बड़ा है। न्यूटन थर्ड लॉ अगर कुछ कहता है तो न्यूटन सेकंड लॉ भी तो कुछ कहता है। सेकंड लॉ कहता है F इक्वल्स टू m में, तो हमें सारे लॉज वैलिड चाहिए। तो कहता है जब मैंगो गिर रहा है तो क्या होता है, बोथ मैंगो एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। कहता है वेट कितना हो जाता है मून पर, आपको बताया था मास हर जगह सेम रहता है लेकिन वेट बदलता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाती है। और वेट क्या होता है, mg। मास सेम है लेकिन g के बदलने की वजह से w बदल जाता है, और कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ये आपको डेरिवेशन भी कराई थी और याद भी करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, मास ऑफ अ बॉडी ऑन मून। मून पर मास दे रखा है भाई, वेट ऑन अर्थ पूछा है। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल बच्चे, सारे बच्चों ने गलती करी थी पेपर में। अच्छा सवाल, सारे बच्चों ने, सब कंफ्यूज हो गए थे इस सवाल में, सब। कौन नहीं कंफ्यूज हुआ था? मेरे पढ़ाए हुए बच्चे।
इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैम अपनी तारीफ करें, देख लो तुम, जो मेरा बच्चा है उसको पता है W इक्वल्स टू mg होता है, उसको पता है अर्थ पर g कितनी होती है 9.8, मेरे बच्चे को पता है, अभी अभी बताया भी है। और उसने अभी अभी मैडम से सीखा मास हर जगह सेम रहता है, तो ये मत सोचो कि मास मून पर दे दिया, मास तो हर जगह सेम है, अर्थ पर भी मास कितना होगा 40 ही होगा। तो मेरे बच्चों ने 40 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया था ये। अच्छा, कुछ बच्चों ने ना आंसर यहाँ पे कहेंगे मैम 10 ले लेंगे हम, ले लो 10, 400 न्यूटन, क्या पीछे कोई 400 न्यूटन, क्या मैम 400 दे तो, अरे भाई केजी है, वेट पूछा है, वेट इज अ फोर्स यूनिट, पहली बात ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेट इज अ फोर्स और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, या तो ये आंसर होगा या ये होगा। अब आंसर यही तो होएगा क्योंकि 9.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब तक ना कहा जाए 10 नहीं लेना होता, 9.8 ही लेना होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट क्या होता है mg, मास हर जगह सेम रहता है, g 9.8 ले लेंगे धरती की। अगर यहाँ पर वेट ऑन मून पूछते तो यहाँ पे g बाय में 6 हो जाता, यानी कि धरती के वेट का 392 का बाय 6 हो जाता न्यूटन, ये भी मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टू ऑब्जेक्ट मासेस ऑफ द हाफ, दोनों मासेस को हाफ कर दिया, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय में r का स्क्वायर। तो कहता है डिस्टेंस को कुछ नहीं करा विदाउट अल्टरिंग, तो F इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहेगा, G रहेगा, m को m/2 कर दिया, दूसरे m को भी m/2 कर दिया, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 F/4 हो गया, फोर्स कितना हो गया F/4 हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे तुम दूर ले जाओ पास ले जाओ, हाँ फोर्स की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, फोर्स की वैल्यू जो है वो मासेस के प्रोडक्ट पर और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो हमेशा रहती क्या है, अट्रैक्टिव ही रहती है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में गलती करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं पहले स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तुम्हारा पेपर में आएगा, लिख लो, पेपर लीक हो गया भाई, ये सवाल पेपर में आएगा 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 आएगा। तुमसे पूछेंगे धरती के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है, तुम लिखोगे 0, तुमसे पूछे धरती के सेंटर में वेट कितना होता है, तुम लिखोगे 0, क्योंकि वेट क्या होता है mg, मास भले ही कितना ही हो, अगर g 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, हर साल हर पेपर में पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वालिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बताया था हर जगह सेम कौन रहता है, मास, वेट नहीं रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रहता है, फोर्स नहीं रहता है, मास हर जगह सेम रहता है, चाहे मून पे ले जाओ धरती पे ले जाओ, मास यानी कि जो केजी में होता है वो सेम रहता है, न्यूटन वाला वेट जो होता है, फोर्स जो होता है वो बदल जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस डज नॉट डिपेंड ऑन, अब मासेस जो हैं मासेस पे भी डिपेंड करता है, उनके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर, जी पे डिपेंड कर रहा है, मासेस पे भी कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा, चार्ज पर नहीं कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भाई घर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आज ही बता चुके हैं, अगर G ऑन मून पूछे, अर्थ पे जी कितना है 9.8, उसका क्या कर देंगे बाय 6, आंसर निकाल के मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, 110% मेरे बच्चे बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन चलते हैं, कहता है असर्शन एंड रीजन क्या कहता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, सारे ऑब्जेक्ट्स सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करते हैं, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे तो वो डिपेंड ही नहीं करता, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैपिटल G कैपिटल M बाय r स्क्वायर, वो स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करता है, स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करता है, कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज, जो बात मैंने एक्सप्लेनेशन में बताई उसने भी तो वही बताई, तो दोनों ट्रू भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोबारा बता देती हूँ, स्मॉल g के फॉर्मूले में कहीं पर भी मास ऑफ बॉडी नहीं आता है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ट्रू भी है। कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टिव, अभी पढ़ के आए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव, कहता ओनली ऑन,
ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं वो पेन को ऊपर फेंका नीचे आ गया, कॉन्टेक्ट में थोड़ी था, आप पे धरती खींचती है, ये बात बिल्कुल फॉल्स है। कॉन्टेक्ट नहीं हो तो भी, कॉन्टेक्ट नहीं होता भाई ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो पहली टू दूसरी फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इफ इन मासेस इज डबल, बिल्कुल मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर मासेस को बढ़ा दोगे तो ये भी बढ़ जाएगा, इफ मासेस डबल हो गए तो इंक्रीज हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। और मेरे जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताई कि वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है, वही उसे मैं तो क्या करती हूँ, रीजन दिमाग में सोच लेती हूँ, वही रीजन बोला है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर देती हूँ, बात खत्म। कहता फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ओनली ऑन ऑब्जेक्ट विद मास, बिल्कुल अगर किसी का मास है तो उस पे फोर्स लगेगा ग्रेविटी का, ये बिल्कुल सही बात है। जिसका मास ही नहीं उसको ग्रेविटी लगेगी नहीं। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड, बिल्कुल ग्रेविटी वो फोर्स है जिससे धरती उसको अपने सेंटर की ओर खींचती है, ये बात ट्रू है, बट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे चलते हैं। अ बॉडी वे मोर एट द पोल्स, पोल्स पर ज्यादा वे करती है, बताया था पोल्स पर रेडियस कम, स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी एम बाय आर का स्क्वायर, आर कम जी ज्यादा, जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, तो बॉडी का वेट भी, क्योंकि वेट क्या होता है एम जी, सारी बातें बताई हुई है तो वेट भी ज्यादा, ये बात बिल्कुल ट्रू है। कहते हैं बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज मोर, यही मैंने एक्सप्लेन करा है, तुम एक्सप्लेनेशन देखा करो, तुम पहले एक्सप्लेनेशन सोचा करो, मैंने यही तो बताया कि जी ज्यादा होता है इसलिए वेट ज्यादा होता है, तो ये ट्रू है बी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी है। कहता है बायोन्सी बायंट फोर्स ऑन अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द वेट, ना जी ना, ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड नहीं करता है। आगे चलते हैं भाई, कहता है बायोंट फोर्स ऑन एन सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के उस पर नहीं करता है, ये फॉल्स है बिल्कुल, किस पर डिपेंड करता है, बायोन्सी डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी कितनी है नीचे वाले की, और जिसको सबमर्ज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है, ये दोनों आपको फैक्टर्स लिखवाए हुए हैं नोट्स में, जाकर देख लो। बायंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना उसका वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही फ्लूइड तो डिस्प्लेस होगा, वेट पर डिपेंड नहीं करता, तो खुद ही बता रहा है किस पे डिपेंड करता है, तो ये ट्रू है और पिछला क्या था फॉल्स था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आयरन नेल सिंक करती है जबकि आयरन की बनी हुई शिप फ्लोट करती है, और इसका रीजन मैंने बताया था कि आयरन जो शिप है उसकी शेप ऐसी होती है क्योंकि उसमें हवा भरी होती है, उसकी शेप की वजह से जो बायोन्सी लगती है उस पर वो वेट को बैलेंस कर सकती है, ये बात मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन में बताई थी, ये भी ट्रू है, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने बोली है वही नीचे लिखी हुई है कि शेप जो है वो हेल्प करती है पानी को डिस्प्लेस करने में, और जो बायोन्सी उस पर लगती है वो उसको तैरा देती है, उसके वेट को बैलेंस करती है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू एक्सप्लेनेशन है। कहता है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट डिस्प्लेसेस अमाउंट ऑफ लिक्विड हुज वेट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर मुझे पानी में तैरना है तो मुझे अपने भार के जितना, वेट के जितना पानी डिस्प्लेस करना होगा, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यही प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का रूल था, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कुछ और ही गाथा गा रखी है। कहता ड्यूरिंग फ्लोटेशन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बात ठीक है कि जब वो फ्लोट करता है तो ऊपर बायोन्सी और नीचे ग्रेविटी दोनों बराबर लगती हैं तब वो फ्लोट करता है, तो ये बात ट्रू तो है, लेकिन ऊपर वाली बात की एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों आपस में ठीक है, लेकिन हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, इफ यू वांट टू फ्लोट, इफ एनीबडी वांट्स टू फ्लोट, तो उसे अपने वेट के जितना पानी डिस्प्लेस करना होगा, क्योंकि जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतनी ही ज्यादा बायोन्सी लगेगी, तो दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कहता वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस, ये बात बहुत बार आज के लेक्चर में बता दी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पर जीरो भी हो जाती है, लेकिन आपस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना चाहिए था, एक्सप्लेनेशन में ये लिखना चाहिए था कि वो वेट ऑफ बॉडी पर डिपेंड
नहीं करती है, वो अर्थ के मास और उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है। तो एक्सप्लेनेशन ठीक ना होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन एंड मून जो कि हमारे पास टाइड्स को लाता है। बिल्कुल, जो समुद्र में लहरें आती हैं, एक बार सन खींचता है, एक बार मून खींचता है, डे और नाइट इफेक्ट की वजह से आता है। ये बात ट्रू है। फिर कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, कोई जरूरी नहीं है। ये पेन है, एक मास है, इसका मेरा भी मास है, हम दोनों आपस में खींच रहे हैं। आपको ग्रेविटेशनल लॉ बताया था, एवरी ऑब्जेक्ट, हर दो वस्तु खींच रही है, पर क्या हम एक दूसरे को खींचते नजर आ रहे हैं? तो जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रॉन्ग ही हो, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट्स के मासेस कितने हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये बात फॉल्स है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा समझ लो, इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल लॉ उस पे किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो किस पर डिपेंड करती है, कब जीरो होती है, मास एंड वेट कितना मून पे होता है, कितना अर्थ पे होता है, बायोन्सी क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये चैप्टर्स इसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे। आपको अंदाजा लग भी गया होगा मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने के बाद। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।